दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज भारतीय संविधान की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारा 220वां लेक्चर है और आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपके पास टोटल 6600 सवाल तैयार हो जाएंगे। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर 6600 सवाल मायने रखता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही दोस्तों। इसी श्रृंखला में हमने पूरे इतिहास विषय को समाप्त किया। अब पॉलिटी का नंबर चल रहा, पॉलिटी भी समाप्त होने वाला है। 220 लेक्चर पे आ चुके हैं, 225 में पॉलिटी का द एंड हो जाएगा। ठीक है, और आज हम अपने टॉपिक में जो पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ने चल रहे हैं देश के राष्ट्रीय प्रतीक। आपके मन में ऐसे सवाल आएंगे, सर क्या छोटे मोटे घिसे पीटे टॉपिक को लेकर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा 30 सवालों में से दोस्तों 10 से ज्यादा सवालों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। और विश्वास कीजिए, ऐसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूं, आप जवाब दे के दिखा दो। लेकिन आप भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या अंकित है, हो सकता है आप बता दो, लेकिन दाएं और बाएं को लेकर कंफ्यूज जाओगे कि एग्जैक्ट दाएं साइड क्या है, बाएं साइड क्या है। कंफ्यूजन तो आना तय है। अगला सवाल, नीला राष्ट्रीय चिन्ह किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है। कौन लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय चिन्ह का नीला रूप इस्तेमाल करते हैं या फिर लाल रूप कौन इस्तेमाल करते हैं, दोनों बातें आपको बतानी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था, कहां किया गया था, किस अधिवेशन में किया गया था, कौन उसकी अध्यक्षता कर रहा था, बहुत सारी बातें। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया, बच्चे को पता है 1911 में गाया गया। किस अधिवेशन में गाया गया, किसने गाया, सारी बातें आपको बतानी। उसका धुन किसने तैयार किया, आपको ये पता है क्या। राष्ट्रगान का धुन किसने तैयार किया, नहीं पता। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग ये किसका प्रतीक है, हो सकता है पता हो, लेकिन तीनों रंगों का प्रतीक आपको बताना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग कौन कौन से हैं और वो किसको डिनोट करते हैं। इस तरह के तमाम ऐसे सवाल हैं। ये तो आसान सवाल है, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं दोस्तों 10 से ज्यादा सवाल का उत्तर देने में आप समर्थ नहीं रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल आया और एक लाइन में आप बता के चल दिए, ऐसे नहीं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ आप क्लास में बनिए। देखिए हम लोग हर टॉपिक पर चर्चा करते हैं, चाहे टॉपिक छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहीं कुछ छोड़ते नहीं है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से और कई विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है। आप एक मौका भर दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। ये सोचकर जुड़िए कि जो इंसान फ्री में इतना कुछ दे सकता है, फिर जो हमारा पेड प्रोग्राम है वहां हमने बहुत कुछ दिया है। तो आपके पास मौका है, आप आके जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो 220वां लेक्चर है और आज हम 6600 सवाल कवर कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित सवाल है। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोच समझकर जवाब दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सवाल कह रहा है कि भारत सरकार ने अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह कब लिया है। ठीक है, कब लिया दोस्तों। ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया भारत सरकार के द्वारा, इसे कब लिया गया है तो याद रखेंगे उसका तिथि आपसे पूछता है। ध्यान दीजिएगा, जब तिथि पूछेगा तो क्या बताएंगे, 26 जनवरी 1950। कब बताएंगे दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या लिया गया है, इस राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकार किया गया। बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, बच्चे हमेशा 24 तारीख कर देते हैं, नहीं, गलत है दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे स्वीकार किया गया था वर्ष 1950 में। पूरी बात याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, सम्राट अशोक के किस स्तंभ के शीर्ष भाग से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है। ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है भाई, ऐसा नहीं कि अशोक के एक ही 2 स्तंभ है, इस तरह से अशोक के कई सारे स्तंभ हैं, लेकिन उनमें से दोस्तों किस वाले स्तंभ से ये चिन्ह लिया गया है तो याद रखिएगा, ये चिन्ह लिया गया दोस्तों सारनाथ स्थित स्तंभ लेख से। किससे लिया गया है, सारनाथ स्तंभ लेख से दोस्तों इस चिन्ह को प्राप्त किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि सारनाथ स्तंभ लेख जो था, इसकी खोज किसने किया था, तो आप में से कितने बच्चे जो इसे बता पाएंगे। याद रखेगा, वर्ष 1904-5 के दौरान दोस्तों इसको खोज हुआ था। इसका फ्रेडरिक ओर्टेल ने इसका खोज किया था। किसने किया था, फ्रेडरिक ओर्टेल। नाम क्या आपको पता है क्या, नाम मुझे लगता है आपने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है परीक्षा में यही सवाल आ जाए कि जो हम जिस राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने स्वीकार किया है उसे खोजा किसने था। बहुत अच्छा सा सवाल, और अगर ऐसा सवाल पूछ दे या कब खोजा था तो निश्चित रूप से आप में से बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अरे भाई, स्टडी 91 पर आने के बाद यही तो हमें सीखना है कि क्या कुछ नया प्रश्न बन सकता है। हमेशा घिसे पीटे तरीके से पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा कि नहीं नया क्या आ रहा है। तो नया क्या है उसे आप पढ़ते चलिए।
फ्रेडरिक ओर्टेल। अच्छा, दूर दूर के दोस्तों इनका कोई संबंध नहीं था, ठीक है। जो ये भूगर्भवेत्ता वगैरह होते तो बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, बस अंग्रेजों ने काम सौंप दिया था, जाओ करो करो खुदाई, तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, तो बस इनको मिल गया और उसके बाद तो सब कुछ बदल ही गया। अगला सवाल देखिए, लिख रहा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जहां से सैंबल लिया गया है सारनाथ वाले से, उसके नीचे क्या अंकित है, तो वहां पे नहीं अंकित है जो भारत सरकार का चिन्ह है, क्योंकि राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय चिन्ह और अशोक स्तंभ जो था दोनों में अंतर था। अशोक स्तंभ में सिर्फ स्तंभ है, लेकिन यहां पर राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक स्लोगन भारत सरकार ने अपनी तरफ से लगा रखा है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही क्या होती है, विजय होती है, सत्यमेव जयते। दोस्तों ये स्लोगन जो है ये लगा रखा है, ये भारत सरकार ने लगा रखा है राष्ट्रीय चिन्ह के ठीक नीचे। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। जो अशोक स्तंभ था वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट पढ़िए। अब जब सत्यमेव जयते की बात आई गई है तो अगला सवाल आता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो हमारे देश में दोस्तों कई सारे उपनिषदों की बात करते हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। कौन है दोस्तों, मुंडकोपनिषद, वहां से सत्यमेव जयते लिया गया है। लिख रहा है सवाल, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो क्या याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे चाहे आप इसे कहिए मुंडक उपनिषद, ठीक है, चाहे आप इसे कहिए मुंडक उपनिषद, और या तो आप इसे क्या कह सकते हैं, मुंडक की जगह ये ऊ को ले जाके मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मुंडकोपनिषद। क्या बन जाएगा, मुंडकोपनिषद बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, घबराइएगा मत, ठीक है। एक सवाल और मैं आपको दूंगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक और उपनिषद है दोस्तों जिसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। क्या नाम है दोस्तों, मांडुक्य उपनिषद। ये अलग है, मांडुक्य उपनिषद क्या दोस्तों, ये अलग है। अलग किस मामले में दोस्तों, ये सबसे छोटा उपनिषद है। क्या दोस्तों, सबसे छोटा उपनिषद है, इसलिए इसको याद किया जाता है। कभी परीक्षा में आए कि सबसे छोटा उपनिषद कौन है, बहुत कंफ्यूजन है। जिनको नहीं पता वो इसी को मुंडकोपनिषद को छोटा मान लेते हैं। नहीं भैया, ऐसी गलती मत करेगा। मांडुक्य उपनिषद दोस्तों सबसे छोटा है और ये मुंडक उपनिषद जहां से सत्यमेव जयते लिया गया है। दोनों दो बातें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या कहा, राष्ट्रीय प्रतीक के सवाल हम जरूर हल कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां आपको डाउट है वो सारे डाउट मैं दूर करते चलूंगा और नई नई चीजें बताते चलूंगा। तब तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, ये सेशन पढ़ने का कुछ तो फायदा मिला है कि नहीं। आगे देखिए, लिख रहा नीला राष्ट्रीय चिन्ह किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है। जिस तरह से नीला राष्ट्रीय चिन्ह होता है दोस्तों, ठीक उसी तरह से लाल राष्ट्रीय चिन्ह भी होता है। तो आपको बताना है 3 तरह के राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, ये अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। तो जो नीला वाला होता है उसे मंत्री लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन यूज करता है, यूज करता है तो भारत सरकार के मंत्रियों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, भारत सरकार के मंत्रियों के द्वारा यह उपयोग में लाया जाता। कौन सा वाला, नीला वाला। बहुत कंफ्यूजन होता है। अब जनरली होता क्या, बच्चे इसलिए गलती करते हैं क्योंकि लाल बत्ती तो मंत्रियों की गाड़ी में होती है, ठीक है। अब उनको लगता है कि लाल चिन्ह मंत्रियों द्वारा उपयोग में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, नीला चिन्ह उपयोग में लाया जाता है। लाल चिन्ह दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला चिन्ह कौन सा है, तो अशोक स्तंभ का लाल चिन्ह, ठीक है। या फिर वहां के सदस्य या फिर राज्यसभा के जो अधिकारीगण होते हैं वो अधिकारीगण भी कौन सा चिन्ह यूज करते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा लाल वाला यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात याद रखेगा। एक सवाल और याद रखेगा, अभी आपने पढ़ा कि नया संसद भवन बन गया। अब नया संसद भवन बन गया तो उसमें नया लोकसभा भी बन गया, नया राज्यसभा भी बन गया। तो अब जो नया राज्यसभा बना है इसमें कितने सीट हैं, ठीक है। नए राज्यसभा में दोस्तों सीट की संख्या कितनी है, तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर कुल 382 सीट है, ठीक है। नए राज्यसभा में सीट कितनी है दोस्तों, 382 सीट। यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। एक सवाल और दिमाग में आ गया मेरे, ठीक है, कि जो राज्यसभा है यह किस थीम पर बना हुआ है, तो याद रखेंगे दोस्तों राज्यसभा कमल की थीम पर बना हुआ है, ठीक है। राज्यसभा किस थीम पर बना हुआ है, कमल की थीम पर बना हुआ है। अब सवाल ये भी आ सकता है, सर ऐसे ही लोकसभा वाला पूछ दिया तो, कि लोकसभा किस थीम पर बना हुआ है, तो लोकसभा मोर की थीम पर बना हुआ है। जी हाँ, किस थीम पर, उसके ऊपर के जो छज्जे हैं ना उसमें मोर की डिजाइन है, ठीक है, तो मोर की थीम पर बना हुआ है। एक चीज याद रखेगा, राज्यसभा की खासियत है वहां रेड कारपेट होता, पूरा राज्यसभा आपको लाल नजर आएगा, ठीक है। लाल चिन्ह के साथ राज्यसभा का थीम कलर क्या दोस्तों, थीम कलर कौन सा है, तो याद रखेगा
और रेड ही है, ठीक है, रेड है, ठीक है, वहां रेड कारपेट बिछा नजर आएगा। उसी तरह से जब लोकसभा की बात करेंगे तो ग्रीन कारपेट नजर आएगा। लोकसभा की थीम हरे कलर में मोर के साथ प्रस्तुत किया गया है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में अगला सवाल, सर जैसे यहां 382 सीट मिली वैसे नए वाले लोकसभा में कितनी सीट है? बढ़िया सवाल है भैया, 888 सीट है। कितनी सीट है? 888 सीट है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल। अरे सर आपकी क्लास में आए और नया ना मिले तो फिर हमको नहीं लगता कि कोई मतलब आने का है कि नहीं। सीखते चलिए, पढ़ते चलिए। अगला सवाल देखिए, इसी तरह से सवाल दे दिया हरा। तो हरा दोस्तों, हरा को अगर मैं थीम मान लूं तो याद रखेगा हरा किसका थीम कलर है दोस्तों? तो याद रखेगा हरा जो है ये लोकसभा का थीम कलर है, लोकसभा का थीम कलर है। ऊपर से लोकसभा में कौन सी डिजाइन दोस्तों? तो मोर पंख की डिजाइन यहां पर देखने को मिलती है, भी याद रखेगा। ऊपर से अगर सीट की बात कर ले कि नए वाले लोकसभा में कितनी सीट है तो क्या बताएंगे दोस्तों? 888 सीट है। खैर ये सब अपनी जगह हो गया। अभी जो सवाल पूछ रहा हूं बताइए कि हरा राष्ट्रीय चिन्ह किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो जैसे वहां राज्यसभा था उसी तरह से यहां लोकसभा के सदस्य और अधिकारियों द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्य एवं अधिकारियों द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा? ये हरा वाला, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आ गया कि सर ये तो आपने बता दिया, सर संयुक्त वाला आपने नहीं बताया, ठीक है, कि जब कभी सर संयुक्त अधिवेशन होगा, ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन के लिए कितनी सीटें वहां बनाई गई हैं? याद रखेंगे दोस्तों, 1282 सीट बनाई गई। कितनी बताई गई है? 1282 सीट किसके लिए दोस्तों? ये संयुक्त अधिवेशन के लिए है। 382 किसके लिए है? राज्यसभा के लिए है। 888 किसके लिए है? लोकसभा के लिए। बस सर, बस इतना ही जानना चाहता था, इतने ही सवाल मेरे मन में पैदा हुआ था, आपने बता दिया। अगला सवाल देखिए, लिख रहा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज, जो वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज है, इस प्रकार के राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहा दोस्तों, याद रखेगा इसका पहली बार प्रदर्शन हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कहां पर हुआ था दोस्तों? 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसका पहली बार दोस्तों इसे फहराया गया था, ठीक है। यह अधिवेशन दोस्तों रावी नदी के तट पर हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? तो याद रखेगा जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की हुई थी। यह सवाल भी याद रखेंगे कि पहली बार यह राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया। आगे देखिए, लिख रहा संविधान, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया है? जैसे पीछे आपने क्या पढ़ा था दोस्तों? पीछे आपने पढ़ा था राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया, ठीक है। क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? तो आपने पढ़ा था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक उसी तरह से दोस्तों अभी जो सवाल लिख रहा है ये राष्ट्रीय ध्वज का सवाल दे रहा है कि इसे कब अपनाया गया। तो इसे दोस्तों 22 जुलाई को ही अपना दिया गया था, क्योंकि देश की आजादी के लिए तिरंगा तो फहराया जाएगा ना। तो 22 जुलाई 1947 को ही इसे क्या कर लिया गया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कब एक्सेप्ट किया गया था? 22 जुलाई को। देखिए 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने वाला है, तो आजादी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक चीज और याद रखिएगा, यहां मैंने डेट नहीं बताई, ये 1929 में जो हुआ था इसका डेट था दोस्तों 31 दिसंबर। कब था दोस्तों? 31 दिसंबर को दोस्तों क्या किया गया था? ये पहली बार ध्वज फहराया गया था, ये भी याद रखेगा। और आजादी के पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे अपना लिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। जो हमारा तिरंगा है, जो वर्तमान तिरंगा है, इसे तभी अपना लिया गया था। आगे सवाल लिख रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे ऊपर दोस्तों केसरिया रंग है। कौन सा दोस्तों? केसरिया रंग है, ठीक है। अच्छा, केसरिया में एक बात याद रखेगा, गहरा केसरिया है कि हल्का केसरिया है? तो याद रखेगा गहरा केसरिया है ऊपर, ठीक है। फिर बीच में दोस्तों कौन सा रंग है? बीच में दोस्तों सफेद रंग होता है, ठीक है, सफेद रंग होता है, ठीक है। सफेद रंग के साथ साथ दोस्तों इसमें जो अशोक चक्र है, जो अशोक चक्र है, उस अशोक चक्र का रंग कौन सा दोस्तों? तो अशोक चक्र का रंग दोस्तों नीला है, ठीक है। और नीला में कौन सा नीला? याद रखेगा इसके लिए एक शब्द है पीकॉक नीला। कौन सा नीला? पीकॉक। मोर के गर्दन का जो नीला कलर होता है वो पीकॉक नीला, ठीक है, एकदम वैसा ही मिलेगा आपको, याद रखेंगे। और नीचे की तरफ जो हरा कलर है दोस्तों वो कौन सा है? तो हरा में भी याद रखेगा ये गहरा हरा है, ठीक है। बच्चे हो सकता है जानते हो केसरिया सफेद हरा, लेकिन ये गहरा है कि हल्का है ये थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन होता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अनुपात 3:2 का है। लिख रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र में कितनी तीलियां दोस्तों? तो कुल 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां दोस्तों?
याद रखेंगे तीलियों की संख्या कितनी है, 24 तीलियां हैं। ये आप याद रखेंगे, जो 24 तीलियां 24 घंटे को प्रदर्शित करती हैं और इनके अलग अलग मायने हैं। लिख रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र को कहां से लिया गया है। ये जो चक्र लिया गया इसे कहां से लिया गया दोस्तों, तो ये चक्र भी दोस्तों अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। ठीक है, तो अशोक स्तंभ से हमने राष्ट्रीय चिन्ह तो पढ़ा था, लेकिन तिरंगे के अंदर भी दोस्तों ये जो चक्र है ये अशोक चक्र ही है, उसे भी आप याद रखेंगे। जिनको नहीं पता होता कहते कोणार्क के मंदिर में दोस्तों एक सूर्य चक्र रखा हुआ, वहां से ले लिया गया। ठीक है, अलग अलग तरह की बातें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है, उससे बचना है कि नहीं। जो सही उत्तर है उसका आप बताते चलें। ठीक है, वो आप बताइए। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग, ठीक है, केसरिया के साथ साथ हमेशा एक शब्द हम यहां लिखेंगे गहरा केसरिया, ताकि हमेशा के लिए हमारे दिमाग में फिट हो जाए। करा गहरा केसरिया रंग ये किसका प्रतीक होता है, ये किसको डिनोट करता है। ठीक है, तो याद रखेगा ये तीन चीजों को डिनोट करता है। एक जागृति को डिनोट करता है, दूसरा शौर्य को डिनोट करता है। ये हो सकता है आपको ना पता हो, तो जागृति को डिनोट करता है, शौर्य को डिनोट करता है, और साथ ही साथ यह त्याग को भी बताता है। ठीक है, त्याग यानी बलिदान, ये तीन चीजों को डिनोट करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है, नहीं पता होता लोगों को जल्दी। आगे देखिए, सफेद रंग किसका प्रतीक होता है, तो सफेद हमेशा से दोस्तों शांति का प्रतीक रहा है। किसका रहा है दोस्तों, सफेद हमेशा से किसका प्रतीक रहा, शांति का प्रतीक रहा है। तो यहां शांति याद रखेगा, शांति के अलावा सत्य का प्रतीक है, इसके अलावा पवित्रता का प्रतीक है। किसका है दोस्तों, पवित्रता का। तो 3 यहां हो गया और 3 यहां हो गया, ये 3 चीजें आप याद करते चले। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों जो हरा रंग है, ये हरा में कौन सा रंग है दोस्तों, तो याद रखेगा ये गहरा रंग हरा है। ठीक है, और गहरा हरा याद रखेगा ये समृद्धि का प्रतीक है। किसका है दोस्तों, गहरा हरा ये समृद्धि का प्रतीक है कि हमारा देश क्या हो, समृद्ध हो। ठीक है, और कई जगह पे दोस्तों ये भी कहा गया कि गहरा हरा ये दोस्तों पर्यावरण और खेती किसानी को भी दोस्तों प्रतीक माना गया, लेकिन एक ही शब्द जो मुझे मिला है वो मिला है समृद्धि। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, यहां से भी सवाल आते हैं। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय की किताबें लॉन्च की गई हैं, आप एक बार मौका दीजिए। आप ये सोचिए ना कि नितिन सर इतना मेहनत करते हैं हमारी छोटी सी क्लास के लिए, जिस पर अच्छा उनका व्यू भी नहीं आता है। बच्चे खुद ही कमेंट करते हैं, आप कमेंट में जाके पढ़ेंगे, कई सारे बच्चे कहते हैं सर इतनी अच्छी क्लास है, सर व्यूज नहीं अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, क्या करें उसके लिए, हमारा काम है अच्छा करना। यही काम जीवन में भी होता है। जब कभी आप अच्छा काम करेंगे ना, तो आपके साथ कम लोग होंगे। आप बुरा काम करके देखिए, आपके साथ बहुत ढेर सारे लोग जुड़ेंगे, जनता जनार्दन जुड़ जाती है। आप गलत काम करके देखो। ठीक है, तो गलत काम करने से ना लोगों को एक क्या मिलता है, मतलब जब लोग मिलते हैं ना तो लगता है कि उन्हें और गलत काम करना चाहिए। नहीं, ये कलयुग है, ये कब समझोगे। कलयुग हमें पाप की तरफ ले जाता है, ये तो अपने दिमाग में रखो। हर अच्छा काम करने वाले के पीछे कम लोग होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लेकिन अच्छाई करने का अपना सुकून होता है, जो अपना मतलब एक जो आत्म सुकून मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, तो हमें मिल रहा है, तो आप आ जाओ पढ़ने के लिए, यही काफ़ी है। जो किताबें हैं एक बार इसे भी आप लेकर देखिए, तो खुद ही कहेंगे कि नहीं नितिन सर आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद फायदा है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र के दाएं में या दाएं तरफ किसकी आकृति बनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये मान लीजिए एक चक्र बन गया इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से क्या हो गया दोस्तों, एक चक्र बन गया। ठीक है, अब ये जो चक्र बना है इसके दाएं तरफ, ठीक है, तो इस चक्र का दोस्तों अब देखिए आप सामने से देखोगे चक्र, तो इसके दाएं और बाएं तरफ दोस्तों किसकी आकृति बनी है, तो याद रखिएगा दाएं तरफ बनी है सांड की आकृति। सांड बोलना सही नहीं, उसे आप बैल कहिए, ब्रैकेट में मैं यहां सांड लिख दे रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा किस तरफ दोस्तों, तो याद रखिएगा दाएं तरफ। और कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा ब से बाएं और ब से बैल मत करिएगा, ब से बाएं ब से बैल मत करेगा, यही ट्रिक है याद करने का, नहीं तो फिर परीक्षा में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप यहां कहेंगे ब से बाएं ब से बैल, नहीं, ब से बाएं, बाएं तरफ शेर की आकृति है, सॉरी घोड़े की आकृति। किसकी आकृति दोस्तों, घोड़े की आकृति, शेर निकल रहा है। ठीक है, घोड़े की आकृति बनी हुई है, ये आप याद रखेंगे। और बाएं तरफ दोस्तों घोड़े की आकृति और दाहिने तरफ बैल की आकृति बनी हुई है, ये आप सैंपल में देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है दोस्तों 3:2। कितना है दोस्तों, 3:2। हमारा जो तिरंगा दोस्तों वो इसी अनुपात में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तिरंगा किसी भी साइज में हो जाए, उसका अनुपात एक होता है दोस्तों, और अनुपात क्या दोस्तों 3:2 है।
अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल देखिए, लिख रहा किस कानून के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर एक ध्वज संहिता है जिसके बारे में पढ़ते हैं, भारतीय ध्वज संहिता। इससे संबंधित जो अधिनियम है वो आया था वर्ष 2002 में, ठीक है, भारतीय ध्वज संहिता, ठीक है, कब से संबंधित दोस्तों, वर्ष 2002 से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेगा उसके अनुसार दोस्तों अब कोई भी व्यक्ति अपने निजी संस्थान पे भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है, ठीक है, पहले ऐसा नियम नहीं था, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे लिख रहा है भारत के राष्ट्रीय गान कहिए या फिर राष्ट्रगान कहिए, सही शब्द क्या होना चाहिए यहां पर, याद रखेंगे राष्ट्रगान। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आज भी कंफ्यूजन रहते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रगान क्या है दोस्तों, जनगण मन, याद रखेंगे ये क्या है, राष्ट्रगान है। अगर ही दोस्तों राष्ट्रगीत पूछ देता, क्या पूछ देता, राष्ट्रगीत पूछता, तो क्या बताते हैं हम, वंदे मातरम, ठीक है, ये हमारा क्या दोस्तों, ये राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान दोस्तों किसने तैयार किया, याद रखेगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया, ठीक है। किसकी रचना है दोस्तों, यह रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, किसकी रचना है। और वंदे मातरम दोस्तों किसकी रचना है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, किसकी रचना है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो अभी आपसे सवाल पूछ रहा है किसकी रचना किसने किया, तो क्या बताएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसकी रचना किया था। और याद रखेगा इन्होंने इसकी रचना दो भाषा में किया था, हिंदी भाषा और बांग्ला भाषा, ठीक है। कौन सी भाषा दोस्तों, हिंदी और बांग्ला में इसकी रचना किया गया था, ये पॉइंट भी याद रखेगा। सर्वप्रथम दोस्तों इसकी जो रचना हुई थी आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, तो याद रखेगा वो बांग्ला भाषा में हुआ था, बाद में दोस्तों इसका हिंदी ट्रांसलेट किया गया है, ये भी याद रखेगा। लिख रहा राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ ठाकुर की किस कृति से लिया गया दोस्तों, तो इनकी कृति है दोस्तों गीतांजलि, ठीक है। कौन सी कृति है दोस्तों, याद रखेंगे गीतांजलि नाम की कृति है। इसी गीतांजलि कृति पर बाद में दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला, क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया इन्हें, ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और नोबेल में किसका पुरस्कार, तो साहित्य का नोबेल। तो भारत को साहित्य के क्षेत्र में जो पहला नोबेल मिला है, ठीक है, वो किससे मिला है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला है, इनकी रचना गीतांजलि के ऊपर मिला है। इस दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखेगा आमार सोनार बांग्ला इनकी रचना का नाम है, ठीक है। ये भारत भाग्य विधाता को क्या कहा जाता है दोस्तों, बांग्ला में भाग्य विधाता, ठीक है, भारतो भाग्य विधाता, ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, भारत भाग्य विधाता, ये सवाल आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया, बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रगान को जैसे अगर राष्ट्रीय गीत पूछ देता तो उसे 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। उसी तरह से यहां राष्ट्रगान के बारे में पूछ रहा कि राष्ट्रगान कब गाया गया दोस्तों, तो इसको 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम दोस्तों इसे गाया गया था, ठीक है, इसे गाया गया था। ये इस तरह से दोस्तों आपसे पॉइंट पूछता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पे एक सवाल और आता है जो बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। लोग इतना ही जानते हैं कि इसे कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन अगर स्टडी 91 आपको और कुछ बताया तो अच्छा, अगला सवाल दे भी रहा उसी संबंधित कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था, तो याद रखेंगे कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। और कब गाया गया था दोस्तों, 27 दिसंबर। आप कहेंगे सर दोनों प्रश्न का उत्तर तो समान ही हो गया, फिर क्या मतलब निकला ये दो प्रश्न बनाने का, नहीं मतलब है, दो प्रश्न बनाने का मतलब है दोस्तों, याद रखेंगे इसी समय कलकत्ता में एक अखिल भारतीय शिक्षक सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, अखिल भारतीय शिक्षक सम्मेलन, ठीक है। याद रखेंगे ये दो जगह दोस्तों पहली बार गाया गया था, एक तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और ये अखिल भारतीय शिक्षक सम्मेलन या शिक्षक सत्र जो चल रहा था ये उसमें भी गाया गया था। ये दो जगह गाया गया है। तो ज्यादातर बच्चे को यही पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि यहां भी गाया गया था, ठीक है। एक चीज दोस्तों, ये वाला जो सवाल दिया यहां पर मैं एक और सवाल देता हूं दोस्तों, इसको बांग्ला भाषा में किसने गाया, ठीक है, बांग्ला भाषा में किसने गाया, तो याद रखेगा टैगोर जी की भतीजी थी,
टैगोर जी की भतीजी थी, उनका नाम था दोस्तों सरला। क्या नाम था दोस्तों? सरला। सरला जी ने दोस्तों इसे किस भाषा में गाया था? बांग्ला भाषा में गाया था, ठीक है, सरला जी ने, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। ये वाला पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको? एक चीज और आता दोस्तों, इसकी धुन किसने तैयार किया? ठीक है, ये जो धुन है ये किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, कई दो उत्तर इसमें मिलते हैं। एक मिलता है दोस्तों कैप्टन राम सिंह ने बनाया था। सर कैप्टन राम सिंह वो आईएनए वाले? हाँ, आईएनए वाले कैप्टन राम सिंह, उन्होंने इसकी धुन तैयार किया, ठीक है। और कुछ लोगों का मानना है दोस्तों कि एक बंगाल, अच्छा, ये इन्होंने जो धुन बनाया था दोस्तों, हिंदी वाला धुन बनाया था। इसी तरह से जो बंगाली धुन थी दोस्तों, बंगाली धुन उसे किसने तैयार किया है? तो बंगाली धुन को तैयार किया था दोस्तों कृष्णचंद्र जी ने। किसने तैयार किया था? कृष्णचंद्र जी ने। क्या आपको ये वाली पॉइंट पता था दोस्तों? इनका नाम था कृष्णचंद्र बोस। क्या नाम था दोस्तों? कृष्णचंद्र बोस ने इसका बंगाली धुन तैयार किया। सर आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ये तो ऐसी ऐसी बातें सर जो हमें पता ही नहीं था, आज तक नहीं पता था, तुम आपकी मर्जी है, ठीक है। आप जब शोध करेंगे तब तो पता चलेगा। नितिन सर करते हैं आपके लिए शोध, आप ना जाओ शोध करने। अरे मैं बैठा हूं शोध करने के लिए, मैं शोध करके दे रहा हूं आपको ना, आप खाली डिलीवरी लेने के लिए तैयार रहो कि सर जो पढ़ा रहे हो हम पढ़ते चल रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कंफ्यूजन हो तो बताओ। आपके कई सारे कंफ्यूजन मिले हैं, मैं एक दिन क्या करता हूं कि लास्ट में क्या करता हूं, उन सारे कंफ्यूजन को दूर करता हूं, ठीक है। और आपको एक क्लास दूंगा उसमें बनाकर, उसमें सारे डाउट जितने भी पॉलिटी वाले सेक्शन में जिन जिन बच्चों का डाउट आया है उन सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको पढ़ते चलो, इतनी बात समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर वैसे कैप्टन राम सिंह का नाम आता है। आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है कि राष्ट्रगान जनगण मन को सबसे पहले 1912 के किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? तो 1912 में दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका आई थी। क्या आई थी दोस्तों? तत्वबोधिनी पत्रिका आई थी, उसे इस तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। चलिए एक सवाल आपको देता हूं मैं, ठीक है, कि तत्वबोधिनी ये जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे? ठीक है, सोच समझ के दीजिएगा जवाब, ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बहुत इत्मीनान से ढूंढ करके, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा राष्ट्रगान जनगण मन को तत्वबोधिनी पत्रिका में किस शीर्षक के माध्यम से प्रकाशित किया गया था? शीर्षक देती है, हर चीज के एक टाइटल होता है, ठीक है। तो याद रखेगा उसका शीर्षक था दोस्तों भारत भाग्य विधाता। क्या था दोस्तों? भारत भाग्य विधाता, ठीक है, ये उसका शीर्षक था। शीर्षक मतलब टाइटल हो गया, जैसे हर चैप्टर का नाम होता है ना, उसी तरह से इसका टाइटल जो रखा गया था इस तत्वबोधिनी पत्रिका में वो भारत भाग्य विधाता रखा गया था। लिख रहा है राष्ट्रगान जनगण मन का अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया? तो ये आपको बताना है, अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया। याद रखिए दोस्तों, वर्ष 1919 में दोस्तों इसका अंग्रेजी में क्या किया गया? अनुवाद किया गया, यह भी याद रखिएगा। राष्ट्रगान जनगण मन का अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो याद रखिएगा अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए इसका जो टाइटल दिया गया वो टाइटल दिया गया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या दिया गया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये उसका टाइटल था। ये सवाल भी आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है आपको? किसने किया, चलो ये मुझे बता दो आपने, ठीक है, किसने अनुवाद किया था ये बताओगे आप? कमेंट करके बताना, एक दो सवाल मिलेगा तभी तो लगेगा कि नहीं बच्चे भी अलर्ट हैं, बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं। भाई नितिन सर आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो थोड़ा मेहनत आप भी करिए। दो ही सवाल दिया हूं, तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक का नाम बताना है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया हुआ है वो दोस्तों किसने किया? दो सवाल आपके लिए। संविधान सभा ने जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में दोस्तों कब स्वीकार किया? यहां लिख रहा है दोस्तों कब स्वीकार किया, तो देखो ये स्वीकार किया गया 24 जनवरी को। कब किया गया दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसी तरह से जो चिन्ह आपने पढ़ा था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को ही स्वीकार कर लिया गया था। तो इस तरह से सारी चीजें पढ़ते चलो। राष्ट्रगान जनगण मन के पूरे गीत में कितने पद हैं? ठीक है, कितने पद हैं दोस्तों? तो याद रखेगा कुल 5 पद हैं। कितने पद हैं? 5 पद हैं, ठीक है दोस्तों। इसको अगर पूरे पद में 5 पद को गाने में समय कितना लगता है दोस्तों? गाने में समय कितना लगता है ये सवाल आए तो कितना सेकंड दोस्तों? याद रखेगा 52 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है दोस्तों? 52। बहुत सारे बच्चे 56 सेकंड कर देते, नहीं 56 नहीं दोस्तों, 52 सेकंड का समय लगता है, याद रखेंगे। और जब इसका शॉर्ट वर्जन गाया जाता है, शॉर्ट वर्जन, ठीक है, तो याद रखेगा शॉर्ट वर्जन को गाने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 20 सेकंड का समय लगता है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, परीक्षा में दोनों आता है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रगान जनगण मन की वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को जाता है? आईएनए के सैनिक थे। क्या नाम था दोस्तों? कैप्टन राम सिंह। क्या नाम था दोस्तों? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। कैप्टन राम सिंह
राम सिंह ठाकुर का नाम आता है, जिन्हें जाना जाता है दोस्तों, जो वर्तमान में धुन है वो इन्होंने बनाया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक धुन और इन्होंने बनाया था, कदम कदम बढ़ाए जा। ठीक है, कदम कदम बढ़ाए जा। ठीक है, इसके लिए भी धुन किसने बनाया था, तो याद रखेगा इन्हीं का धुन था दोस्तों। हो सकता है आप में ये वाला ना सवाल पूछ करके ये सवाल पूछ दे, भाई पूछने को तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए पहले से तैयार रहेंगे हम लोग। ठीक है, कि हर तरह में से चाहे जैसे सवाल दे दे। अभी इसका एक पार्ट और दूंगा जिसमें जो अन्य चीजें हैं उनसे संबंधित सवाल होगा। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ किसका बात किया, राष्ट्रीय गान का बात किया और राष्ट्रीय चिन्ह का बात किया, तिरंगे से संबंधित सवाल किए। अब इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, रुपए का सिंबल हो गया, तमाम सवाल अभी और आपको मिलेंगे, वो पार्ट 2 होगा। तब दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे जो भी चैप्टर बचे होंगे उनको भी कंप्लीट करते हुए कोशिश मेरी कि 225 तक में से ले चलूंगा, ताकि संविधान 75 लेक्चर में आपका समाप्त हो जाए, 75 लेक्चर में। ठीक है, ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड करके खुद से प्रिंट करा सकते हैं। मैंने क्या कहा, खुद से प्रिंट कराना, कोई छिपी हुई बात नहीं है। किताब लेंगे तो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाती है। ठीक है, वो तो छपी छपाई जाती है, ये वाला लेंगे तो आपको खुद से प्रिंट कराना पड़ेगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी और सब अच्छा है, और यही निवेदन आप सभी से कि लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट तो जरूर से क्या करिए, कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। जितने बच्चे देखते हैं सब समय निकाल के थोड़ा सा कमेंट किया करें और लाइक भी करें, और उसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, यही निवेदन आपसे है। बाकी मेरा जितना अच्छा हो पाता है उतना बेहतर मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।